नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने की पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक, कहा सभी योजनाओं का लाभ पात्रों को मिले। जनप्रतिनिधि और अधिकारी जनपद के भ्रमण के दौरान करें होम स्टे। उत्तराखंड में 30 मई से भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान, प्रदेश कार्यालय में 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक। प्रदेश प्रभारी सहित जिला अध्यक्ष सभी मोर्चा के अध्यक्ष रहे मौजूद। उत्तराखंड विधानसभा कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, विशेष याचिका को किया निरस्त। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को ठहराया सही। डोईवाला में G20 सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर, जिलाधिकारी सोनिका ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। 20 मई तक काम पूरा करने के दिए निर्देश। और सिखों के पवित्र स्थान श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे 20 मई को। पंजा प्यारे के नेतृत्व में पहला जत्था हेमकुंड के लिए गोविंद घाट से रवाना। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, इन योजनाओं का लाभ राज्य के सभी पात्र लोगों को मिले। इसके लिए ऐसा सिस्टम विकसित किया जाए जिससे ये पता चल सके कि कौन सा परिवार किन योजनाओं का लाभ लेने का पात्र है और कितने परिवार योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जो जरूरतमंद लोग सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे, उनको विभिन्न संचार और प्रचार माध्यमों से योजनाओं की जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में होम स्टे को और बढ़ावा देने की जरूरत है। होम स्टे को बढ़ावा देकर लोगों की आर्थिक को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी अपील की कि अपने जनपद भ्रमण के दौरान होम स्टे में जरूर रुके, इससे इनको और बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि होम स्टे चलाने वालों को समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाए। उत्तराखंड में आगामी 30 मई से भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में पहले चरण में प्रभारी महाजनसंपर्क अभियान के तरुण चुग, उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश के सभी सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, सभी मोर्चा के अध्यक्ष मौजूद। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी प्रतिभाग लिया। के प्रदेश पदाधिकारी की बैठक है 30 मई से 30 जून तक। महासंपर्क अभियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूरे हुए। 10वें वर्ष में कार्यकाल प्रारंभ हुआ। केंद्र की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं, उस क्षेत्र के विधायक की सभी विकास योजनाओं को घर घर, गाँव गाँव तक पहुँचाने के उद्देश्य के कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार कर रहे हैं। उस संदर्भ में आज पदाधिकारी बैठक है। आज हमारी प्रदेश की सह प्रभारी रेखा वर्मा जी इस बैठक में रहेंगे। हमारे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी, हमारे सभी सांसदगण हैं, प्रदेश के पदाधिकारीगण हैं। तो सब प्रकार के हम लोग बनाएंगे। 5 लोकसभाओं के अंदर बड़ी सभाएं हम लोग करेंगे और हमारा आग्रह माननीय प्रधानमंत्री से है कि उत्तराखंड की एक सभा में, एक लोकसभा की सभा में उनका आगमन हो। बहुत जल्दी केंद्र नेतृत्व द्वारा जब कार्यक्रम दे दिया जाएगा उसकी जानकारी भी हम सब लोगों तक पहुँचाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक कर्नाटक चुनाव की हार के दबाव में नहीं है, बल्कि पार्टी की आगामी तैयारियों को लेकर है, जिसमें महाजनसंपर्क अभियान से लेकर निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी कहा कि इन बैठकों में सभी सांसद, विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे ताकि चुनाव से पहले संगठन की रणनीतियां बनाई जा सके। हम किसी भी चुनाव के किसी दबाव में रहते नहीं। हमारे कार्यक्रमों की श्रृंखलाएं यथावत चलती हैं और क्योंकि ये पहले से निश्चित था, क्योंकि 15 मई से और 15 जून तक का कार्यक्रम था, बाद में उसको और बढ़ा देगा क्योंकि लोकसभा केंद्रित कार्यक्रम रहने वाले। अब 30 मई से 30 जून के कार्यक्रम होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के विशेष याचिका को निरस्त कर दिया। आपको बता दें, इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने भी विधानसभा कर्मचारियों को बर्खास्त करने की विधानसभा सचिवालय के आदेश को सही ठहराया था। बर्खास्त कर्मचारियों की ओर से दायर विशेष अनुग्रह याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे बर्खास्त कर्मचारियों को झटका लगा। उत्तराखंड विधानसभा में नियमों के विरोध तदर्थ नियुक्तियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने फिर से उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण के फैसले को सही ठहराते हुए बर्खास्त कर्मचारियों द्वारा दाखिल याचिका को मात्र 1.5 मिनट की सुनवाई में निरस्त कर दिया। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय की ओर से पैरवी कर रहे वकील अमित तिवारी ने बताया कि साल 2021 में विधानसभा में तदर्थ रूप से नियुक्त हुए 72 कर्मचारियों द्वारा दाखिल की गई याचिका को आज उच्चतम न्यायालय की डबल बेंच के न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय और न्यायाधीश मनोज मिश्रा द्वारा सुना गया, जिसे डबल बेंच ने मात्र 1.5 मिनट में ही याचिकाकर्ताओं की याचिका को निरस्त कर दिया और उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण के द्वारा लिए गए फैसले को सही ठहराया। विधानसभा उत्तराखंड में बर्खास्त कर्मचारियों में से एक कर्मचारी आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी पिटीशन को डिसमिस किया। मैं इस निर्णय का स्वागत करती हूं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करती हूं। सिखों के पवित्र स्थान श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलने जा रहे हैं। पंज प्यारे के नेतृत्व में पहला जत्था हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए गोविंद घाट से रवाना हो चुका है। गोविंद घाट से गोविंद धाम पहुंचकर एक रात्रि विश्राम करने के बाद ये जत्था शनिवार तड़के हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा और कल सुबह 10:30 बजे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। हेमकुंड साहिब के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। उत्तरकाशी में व्यापार मंडल ने जोरदार प्रदर्शन किया। गंगोत्री धाम में व्यापार मंडल ने व्हील चेयर को ठेकेदारी प्रथा में जाने पर आक्रोश जताया। साथ ही नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठाए। बताया कि गंगोत्री बस स्टैंड से मंदिर तक 400 व्हील चेयर की आवाजाही है, जिससे यात्रियों तक पहुंचने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंगोत्री में पार्किंग से लेके मंदिर तक एक पैदल रास्ता तय करना पड़ता है। लगभग आधा किलोमीटर का वो रास्ता है और कुछ यात्री जो अक्षम होते हैं या चलने में असमर्थ हैं या वृद्ध हैं, उनकी सुविधा के लिए नगर पंचायत व्हील चेयर की व्यवस्था वहाँ करती है और वो सुविधा अभी वर्तमान में उपलब्ध है। आपके द्वारा बताया गया कि उनकी तादाद ज़्यादा है, तो ये डिमांड सप्लाई की बात है, क्योंकि जहाँ आवश्यकता है उसी हिसाब से व्हील चेयर्स की उपलब्ध। उपजिला चिकित्सालय लोहाघाट में अब लोगों को आईसीयू की 24 घंटे सेवाएं मिलेंगी। सीएमओ चंपावत डॉक्टर के अग्रवाल ने उपजिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि शनिवार से आईसीयू का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। उपजिला चिकित्सालय में 2021 में आईसीयू बनकर तैयार हो गया था, जिसमें 2 वेंटिलेटर और 4 बेड लगे हैं। आईसीयू में स्टाफ की व्यवस्था की जा रही है और कल या परसों फ्राइडे या सैटरडे से आईसीयू को संचालित कर दिया जाएगा। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लिए हमने जिला योजना में सही करने के लिए पैसा रखा है। जिला योजना अप्रूव होने के बाद में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को सही करा दिया जाएगा। बाकी अल्टरनेटिव ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा के ऑक्सीजन की सप्लाई को चालू किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाए जाने का समर्थन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि इस कार्य का वो समर्थन करते हैं और अतिक्रमण हटाओ अभियान की सराहना करते हैं। साथ ही कहा कि सरकार पहले ये भी पता लगाए आखिर किसके शासनकाल में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हुआ है। देखिए, सरकार का अधिकार भी है, सरकार का नैतिक दायित्व भी है। अवैध अतिक्रमण अगर बने हैं तो निश्चित रूप से हटाना चाहिए सरकार को। और किसने अतिक्रमण कराया, कौन लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट था, किनकी संलिप्तता थी, उनके खिलाफ भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण करवाया है। और अतिक्रमण हटाना गलत बात नहीं है, हटाना चाहिए। हम इसमें कहीं कोई इंटरफेयर या हम सरकार को ये नहीं करे आप क्यों हटा रहे, लेकिन वो लोग कौन थे जिन्होंने अतिक्रमण कराया, किनके कार्यकाल में अतिक्रमण हुआ, कौन अधिकारी वहां पर पोस्टेड था, निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग में बाहरी राज्यों के लोगों को नियुक्ति देने का विरोध हो रहा है। उत्तराखंड बेरोजगार संगठन सरकार के विरोध में आ गया।
उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि ग्रुप सी पदों की भर्ती में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोगों को नियुक्ति दी गई है। और मैंने बता दिया ने लिया है। इसमें सारे प्रदेश के जितने भी बेरोजगार संगठन हैं वो और अन्य सामाजिक संगठन हैं जो उत्तराखंड के हितैषी हैं, अब प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने आज ये ऐलान किया है कि संयुक्त रूप में एक बड़े आंदोलन का आह्वान हम लोग करेंगे। इसके अलावा कुछ झूठी घोषणाएं, झूठे वादे मुख्यमंत्री जी ने किए थे। पहली घोषणा ये थी कि पीसीएस का सिलेबस बदला जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा था प्रश्न पत्र 7 से जो है गणित को हटाया जाएगा और राज्य विशेष के 2 प्रश्न पत्र लाए जाएंगे। तो 3 बार उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। के माध्यम से कुछ हमने जानकारियां मांगी तो उसमें ये खुलासे हुए हैं। ये देखिए कि किस प्रकार से राजस्थान के और उत्तर प्रदेश के युवाओं ने यहाँ पर भर्ती में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश की है। और ये इसलिए कि वर्तमान में जो स्वास्थ्य चिकित्सक जो रजिस्ट्रार है वो भी राजस्थान के हैं और उनके जो पद की योग्यता है उन पर भी बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, परंतु उसके बाद भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया है। और अब कुछ लोग कहेंगे, सरकार कहेगी या ये लोग कहेंगे हमने कोर्ट के माध्यम से ये आदेश लाया है। अगर कोर्ट के माध्यम से आदेश लाया है हम मानते हैं, परंतु ग्रुप सी के जो पद होते हैं वो यहाँ के प्रदेश वासियों पर उसका हक है। उधम सिंह नगर के जसपुर के गांव निवार मंडी में अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद उपजिलाधिकारी जसपुर के नेतृत्व में बुलडोजर चलाया गया। अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। उपजिलाधिकारी जसपुर ने बताया कि लगभग 30 मकान हैं जो अतिक्रमण की जद में है, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। निवार मंडी के जो ग्राम यहाँ पर जसपुर का निवार मंडी ग्राम है, उसमें एक हाईकोर्ट में पीआईएल लगी थी, जिसमें कि यहाँ पर प्रीतम सिंह है उनके द्वारा एक रेट लगी थी। यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था, तो उसी के क्रम में हम लोगों ने यहाँ पर इसको चिन्हित किया था और ऑनरेबल हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में यहाँ पर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑनरेबल सीएम सर ने भी लगातार यहाँ पर डायरेक्शन दे जा रहे हैं कि जो भी अतिक्रमण है उसको लगातार हटाया जाए। तो उसके बाद भी अभी जो निवार मंडी है उसके बाद हमारा दूसरे जो काम है उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। टोटल यहाँ पर कितना है निवार मंडी में जो अनक्लोजमेंट की तरफ आए हैं? देखिए, इसमें अभी हम लोगों ने 26 लोगों को नोटिस दिया था। पहले इसमें पिछले साल हम लोगों ने कुछ लोगों को नोटिस दिया था जिसमें कि इनके द्वारा पट्टे दिखाई गए, उनको छोड़ के भी 26 लोगों को हम लोगों ने नोटिस दिया था। यहाँ पर अभी 19 का अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। बात किया जसपुर में भी इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? हाँ, लगातार क्योंकि जो हमारे जो चकमार्ग वगैरह है वो तो लगातार कब्जे से हटी रहे हैं। अभी हम लोगों ने पक्की बिल्डिंगों को भी तोड़ना शुरू कर दिया। सीएम धामी के सख्त निर्देश के बाद उत्तराखंड में अवैध धार्मिक निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में न केवल देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जैसे मैदानी जिलों में बनाई गई मज़ारों पर कार्रवाई हो रही है, बल्कि बद्रीनाथ वन विभाग में बनी कई मज़ारों को भी ध्वस्त कर दिया गया। इस तरह अब तक राज्य में अवैध रूप से बनाई गई 388 मज़ारों को हटाया जा चुका है। प्रदेश में लैंड जिहाद को लेकर शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध धार्मिक निर्माण हटाए जाने के निर्देश दिए थे। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण उसको हटाने के लिए जो एक मुहिम वन विभाग द्वारा चलाई जा रही है, उसके क्रम में आज महत्वपूर्ण कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। इसमें बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा 125 हेक्टर वन भूमि को अतिक्रमण से खाली कराया गया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें वन प्रभाग द्वारा पिंडर राजी में जो है अतिक्रमण को हटाया गया है। इसके अतिरिक्त कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी जो है कुछ मज़ारों को और मंदिरों को भी जो है वहाँ से हटाया गया है। उत्तराखंड की धामी सरकार वन भूमि पर लगातार हो रहे अतिक्रमण और अवैध कब्जों को लेकर अब एक्शन के मोड पर है। लैंड जिहाद के खिलाफ सरकार ने प्रशासन के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की और सैकड़ों अवैध मज़ारों और तमाम धार्मिक स्थलों को वन भूमि की जमीन से हटाने के बाद अब जंगलों में अवैध रूप से कब्जा कर रहे वन गुज्जरों को वन भूमि खाली करने के नोटिस दिए तो वन गुज्जरों में हड़कंप मच गया। सैकड़ों की संख्या में डोईवाला लच्छीवाला वन क्षेत्र के विभिन्न जंगलों में रह रहे गुज्जरों ने वन विभाग लच्छीवाला के कार्यालय में आकर अपना रोष जाहिर करते हुए कहा कि हमारी कई पीढ़ियां इन जंगलों में रह रही है और हम लोग वन अधिनियम के कानूनों के तहत जंगलों में निवास कर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन के लोग हमें अतिक्रमणकारी बताकर अब हमें जंगल खाली करने के नोटिस दे रहे हैं, जो वन गुज्जरों के साथ अन्याय है। सर, हम नाराज़ तो नहीं हैं, लेकिन बस ये है कि हम 1910 से हमारी 5वीं पीढ़ी स्टार्ट हो गई है, तब से हम लोग रह रहे हैं
और हम लोग जो है इसी चीज़ के लिए आए हुए हैं कि भाई हम अतिक्रमण में नहीं आते हैं, ना ही हमने कोई अतिक्रमण किया हुआ है। हम 2006 में जो अधिनियम आया हुआ है, वन अधिनियम जो आया हुआ है, स्पेशली गुजरों के लिए आया हुआ है कि कम से कम जो लोग जहाँ रह रहे हैं उनको वहाँ से परेशान ना किया जाए, हटाया ना जाए। और 2011 में हम लोगों ने हमारे हक में जो है हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है कि हमारा पुनर्वास किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट को ये चीज़ लिखी गई है, बोली गई है, नोटिस दिया जाता है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि हमें पुनर्वास करें, जो कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिए हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन उसमें हमें पुनर्वास करने की बजाय हमें बार बार अतिक्रमण का नाम देके हमको परेशान किया जाता है। ना तो स्टैंप है, ना ही किसी सेक्शन की बात की गई कि लोगों को हटाने के लिए। यहाँ जो हम लोगों ने वर्किंग प्लान देखे हैं आर्काइव डिपार्टमेंट से और FRI डिपार्टमेंट से, तो हमें यहाँ के गुजरों का जो प्रमाण निकला जिनको हटाने की बात की वो 1903 का लगा, जिसका आज प्रत्युत्तर के रूप में हम लोग पेश कर रहे हैं। साथ हम लोगों ने आज जो है सामूहिक रूप से एकत्रित होकर दिए गए जितने भी नोटिस है उनका एक जवाब बनाकर जो है आज हम शांतिप्रिय तरीके से माननीय वन क्षेत्र अधिकारी को दे रहे हैं। और उसमें सभी जितने भी नई गाइडलाइंस है, शासन की जितनी भी पॉलिसियाँ हैं और साथ में जो माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश है विशेषकर वन गुजरों को लेकर, उसकी प्रतिलिपि और उसका रेफरेंस हम लोग दे रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि आपको अगर लगता है कि ये वन गुजर्स अगर अतिक्रमणकारी है तो उनको कानून के अनुसार नोटिस दीजिएगा, क्योंकि वन अधिनियम 1927 अमेंडमेंट उत्तरांचल 2001 की धारा 61A स्पष्ट करता है कि किसी भी वनवासी को बेदखल करने से पहले वो नोटिस दिया जाए ताकि वो अपना पक्ष डिवीज़न फॉरेस्ट ऑफिसर के समक्ष। वन गुजर जो है ये वनों में रहते हैं और वन गुजरों ने अपने डेरों के अतिरिक्त जो है बिना परमिट वाले कुछ गुजर ऐसे हैं कि जो वन भूमि में अतिक्रमण करके रह रहे हैं, तो अतिक्रमण हटाने का शासन से आदेश हैं। उन्हीं आदेशों के क्रम में जो है हम अतिक्रमण हटाने के लिए पहले हमने नोटिस दिए हैं और समय सीमा समाप्त होने के बाद उनको वहाँ से अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। कितने नोटिस जारी किए हैं, कितने ऐसे वन गुजर? ये करीब 60 नोटिस हमने अभी जारी किए हैं गुजरों को और उसके बाद अभी और भी चिन्हित किए जा रहे हैं और जो भी प्रक्रिया होगी अभी जो है 5 दिन के बाद शुरू। डोईवाला में G20 सम्मेलन की तैयारियां जारी है। व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट और रानी पोखरी का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए, बाकी कामों को 20 मई तक पूरा करने को कहा। मसूरी के 200 साल पूरे होने पर होने वाले कार्यक्रम का विरोध शुरू हो गया। प्रोफेसर्स ने नगरपालिका प्रशासन पर इतिहास से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए मसूरी के इतिहास से छेड़छाड़ कर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा 2023 में नहीं 2027 में मसूरी के 200 साल पूरे हो रहे हैं। मेरा जहाँ तक अध्ययन है कि ये 1823 ईस्वी में कैप्टन यंग यहाँ आए थे देहरादून के मैजिस्ट्रेट बन करके, और 2 साल के बाद 1825 में जो अभी मसूरी का ये कैमल्स बैक रोड है वहाँ पर उन्होंने हंटिंग लॉज बनाया था। और मेरा ख्याल है कि वही जो समय है मसूरी के स्थापित होने का समय है, प्रामाणिक समय है। और उसमें झोल करना, कुछ पहले करना, कुछ बाद में करना, ये निश्चित रूप से हमारा जो भारतीय इतिहास है उसके साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ है। एक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी होने के नाते बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, और आप सब क्या मसूरी की पूरी जनता जानती है कि 1823 कोई तारीख ही नहीं है मसूरी की। कैप्टन यंग तो अचानक कई बार मसूरी घूमने आए, और कैप्टन यंग मसूरी बसाने वाले कौन होते हैं? कैप्टन यंग ने अपने लिए घर बनाया 1827 में। अट्टा क्यारकुली के जो लोग हैं उनकी छानियाँ ये होती थी, और ये 600 रुपये लीज में है मसूरी। तो कैप्टन यंग एक शिकारी थे, बहुत अच्छे थे, और वो घूमने आए। तो कुछ जो नगर पालिका मसूरी सम्मान समारोह करने जा रही है या 200 साल मनाने जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने इतिहास ही नहीं पढ़ा वो मसूरी का ही इतिहास मनाने जा रहे हैं। जब समय ही पता नहीं तो इतिहास के बारे में क्या बताएंगे ये लोग ना। तो गलत तरीके से ये लोग गुमराह कर रहे हैं, इतिहास को खराब करने का काम कर रहे हैं। हमें बड़ा दुख है इस बात पर, और हम रोष भी व्यक्त करते हैं। आज जो ये लोग जो कभी
जब इतिहास के बारे में जानकारी ही नहीं है तो फिर किस प्रकार का लोग आने वाले 2025-2027 के आने वाले समय पर हम लोग सही तरीके से मसूरी के इतिहास को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इसको मनाएंगे। और ये जो अभी ये लोग जो कर रहे हैं सिर्फ चुनाव मात्र का एक ढोंग है जो बिल्कुल गलत है। रुड़की में प्रदेश महासचिव विकास त्यागी के प्रतिष्ठान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जीत कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के हौसले की जीत है। कहा कि कुछ दिन से ऐसा लग रहा था कि बीजेपी हार नहीं सकती, लेकिन कांग्रेस ने पहले हिमाचल जीता, उसके बाद अब कर्नाटक जीतकर देश भर में एक मैसेज दिया है, मोदी और शाह की जोड़ी को हराया जा सकता है। कर्नाटक की जीत जो है ना वो कांग्रेस पार्टी के तमाम करोड़ों कार्यकर्ताओं के हौसले की जीत है। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता है। ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के होते हुए बीजेपी हार नहीं सकती है। तो हिमाचल में इसकी शुरुआत हुई, हमने हिमाचल जीता, उसके बाद कर्नाटक जीत करके ये मैसेज पूरे देश में चला गया है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराया जाए। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में जिलाधिकारी रीना जोशी ने जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, झलतोला पेयजल योजना के तहत जाड़ापानी में निर्मित पेयजल टैंक को देखा। इसके बाद बड़गल पेयजल योजना के तहत शकुनखेत में निर्मित पेयजल टैंक का जायजा लिया। स्थानीय लोगों से व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी भी ली। लोगों ने पानी की आपूर्ति होना बताया। वहीं जिलाधिकारी ने भी पेयजल टैंक निर्माण कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। चारधाम यात्रा में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। चारधाम में तीर्थयात्रियों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। ट्रांजिट कैंप को और से आंकड़े जारी किए गए हैं। भारी बर्फबारी के बाद भी यात्रियों में उत्साह देखा जा रहा है। केदारनाथ में सबसे ज्यादा 3,69,302 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। चारधाम यात्रा में अब तक 30 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला की डोली उत्तरकाशी पहुंची। स्थानीय लोगों और गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा पर आए भक्तों ने डोली का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, ये डोली हर साल उत्तराखंड के सभी तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकलती है और ये 24वीं डोली रथ यात्रा है। काशी में भगवान काशी विश्वनाथ जगदीशिला डोली का आगमन हुआ है और भगवान विश्वनाथ जगदीशिला जो है ये हर वर्ष पूरे प्रदेश के सभी तीर्थ स्थलों पे जाती है। और इस समय क्योंकि जो हमारे चार धाम उत्तराखंड के वहाँ पर भी भगवान का जाने का कार्यक्रम है और सभी श्रद्धालु जिस तरीके से कि देवी भगवान का जो आशीर्वाद सबको मिलता है, मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे तीर्थ यात्री उत्तराखंड में आए हैं वो देवी का बड़े उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं। इस डोली का जो उद्देश्य है विश्व में शांति कायम हो और जो हमारी देव संस्कृति है वो जिंदा रहनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म के हैं, संप्रदाय के हैं। और तीसरा उद्देश्य है कि हमारे चार धामों के अलावा यहाँ पर हजारों शक्तिपीठ ऐसे हैं जिनको धाम का स्वरूप दिया जाना बहुत जरूरी है। अब तक जो 23 साल की यात्रा है उसमें 254 स्थानों को डोली ने आइडेंटिफाई किया है कि इनको धाम का स्वरूप मिले, जिसमें से उत्तर काशी के ये हनुमान मंदिर है, भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पे परशुराम जी का मंदिर है, भंडार देवता का मंदिर है, गंगा जी का मंदिर है। दुनिया भर के मंदिर जो हमारे उत्तर काशी में हैं उनको सबको धाम का स्वरूप मिले, तो इस यात्रा का ये केदार भगवान रुद्रनाथ की डोली बर्फीली रास्तों से होकर रुद्रनाथ पहुंच गई। आपको बता दें, बुधवार को गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर परिसर से बाबा रुद्रनाथ की डोली कैलाश के लिए रवाना हुई थी। 2 दिनों की कठिन पैदल यात्रा में उत्सव डोली पहले दिन लुईठी बुग्याल रुकी, दूसरे दिन बर्फीले रास्तों से होकर भगवान रुद्रनाथ की डोली रुद्रनाथ पहुंच गई। हिमालय के मखमली बुग्यालों के मध्य स्थित पंचकेदार में शामिल भगवान रुद्रनाथ के कपाट 20 मई को ब्रह्म मुहूर्त में खुलेंगे। भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 20 मई को पौराणिक रीति रिवाजों और परंपराओं के बीच ग्रीष्मकाल के लिए श्रद्धालुओं के दर्शनों को खोले जाएंगे। वहीं कपाट खोलने के मौके पर भगवान रुद्रनाथ के दर्शन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु रुद्रनाथ का रुख कर रहे हैं।
चंपावत जिले के लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के एबट माउंटेन में पर्यटन विभाग के सहयोग से चल रहे एस्ट्रो वीक का समापन हुआ। डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी के दिशा निर्देशन पर आयोजित एस्ट्रो वीक कार्यक्रम में देश के करीब 60 फोटोग्राफर्स ने अपने फोटो साझा किए। कार्यक्रम में जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़ ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य जिले के एबट माउंट में बाहरी राज्यों के प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करना है। उन्होंने बताया एबट माउंट में हिमालय दर्शन के अलावा दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों का अपार संग्रह है। इससे क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय युवाओं को सीखने को बहुत कुछ मिला है। वहीं डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चंपावत जिले को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए एस्ट्रो वीक कार्यक्रम का आयोजन पहली बार उत्तराखंड के चंपावत जिले में रखा गया। उत्तराखंड ने चंपावत को और स्पेसिफिकली एबट माउंट को प्रमोट करने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पे 3 दिन का एक वर्कशॉप कराया है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस साइट को प्रमोट किया जाए। इसमें एस्ट्रो फोटोग्राफी और हमारी बर्ड जो फोटोग्राफी वो कराई जा रही है और काफ़ी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हमारे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं और हमने मिनिमल बेसिस पे रखा है ताकि अच्छे से टाइम दिया जाए सभी पार्टिसिपेंट्स को। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।